हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, कुछ टॉपिक के बारे में समझते हैं जो आपका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 से संबंधित है। यह आपका अध्याय 3 का हेडिंग होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ के बारे में, अर्थात मीन फ्री पाथ। दूसरा, श्रांति काल के बारे में पढ़ेंगे आप, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, और फिर आपको अपवाह अथवा अनुगमन वेग के बारे में बताया जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा। फिर जो है हम अपवाह या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। तो आइए पहले मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इनको समझा जाए। ठीक है, तो आपको समझना है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ के बारे में। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? श्रांति काल, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम जिसे कहते हैं श्रांति काल, और फिर आप समझेंगे अपवाह। ठीक है, अपवाह अथवा अनुगमन वेग, अपवाह अथवा अनुगमन वेग के बारे में, अपवाह अथवा अनुगमन के वेग के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग समझें माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में, ठीक है, धातुओं में क्या होते हैं? धातुओं में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रभाव क्या होता है? नहीं होता है। यह पूरे धातु में घूमते रहते हैं। ठीक है, यह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का प्रभाव नहीं होता है, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। अगर किसी बर्तन में, बंद बर्तन में गैस रख दिया जाए तो गैस के अणु क्या होंगे? इधर उधर दौड़ते रहेंगे, टकराते रहेंगे। ठीक उसी तरह से धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी स्थिति ऐसी ही होती है। यह उधर उधर भागते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, इनकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से गैस में अणु इधर उधर दौड़ते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी धातु में इधर उधर दौड़ते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के स्थिर धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धातु के स्थिर धनायनों के बीच, धातु के स्थिर धनायनों के बीच खाली जगह में उच्च ऊष्मीय वेग से, ठीक है, उच्च ऊष्मीय वेग से, जो कितना होता है? लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से अनियमित गति करते हैं। यह कोई फिक्स नहीं होता है किधर गति करेंगे, अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति होता है, इनमें कोई फिक्स दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थिर धनायनों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित रूप से गति करते हैं। इसलिए परमाणुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन के अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं। धातु जो है, धातु के परमाणुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अलग होके मुक्त अवस्था में रहते हैं। इन परमाणुओं पर धन आवेश होता है। ठीक है, इन परमाणुओं पर क्या होगा? धन आवेश होगा। जैसे परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग होंगे वे क्या होंगे? धन आयन होंगे। परमाणुओं के क्या होंगे? धन आयन होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो किससे निकले हैं? धन आयनों से निकले हैं। वे धन आयन स्थिर होते हैं। धन आयन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, अपने जगह पे फिक्स होते हैं।
लेकिन उनसे निकलने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूवमेंट करता है, उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करता है। ठीक है, अतः इन परमाणुओं पर धन आवेश होगा, इसलिए इनको परमाणु न कहकर धन आयन कहेंगे। परमाणु न कहकर क्या कहेंगे? धन आयन कहेंगे, क्योंकि इनसे ही इलेक्ट्रॉन निकला है, जिससे यह धन आयन बन चुके हैं। यह गति करते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बार बार धन आयनों से टकराते हैं। गति करते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराएंगे और प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी दिशा बदल जाएगी। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो है धन आयन से टकराएंगे, धन आयन से टकराते रहते हैं, धन आयन से टकराते रहते हैं। यह धन आयन कहाँ से आते हैं? यह धन आयन जो है परमाणु से ही बने हैं। यह धन आयन किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। इसी परमाणु के बाहरी कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो यह जो परमाणु के ऊपर धनावेश आ गया है, ठीक है, तो धनावेशित परमाणुओं को क्या कह रहे हैं? धन आयन कह रहे हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इन धन आयनों से बार बार टकराते रहेंगे और प्रत्येक टक्कर के बाद दिशा बदलती रहती है। प्रत्येक टक्कर के बाद दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वे बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। जिस तरह से किसी बंद बर्तन में गैस के अणु व्यवहार करते हैं, वो आपस में टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, दिशा लगातार बदलती रहती है, ठीक उसी तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन भी व्यवहार करते हैं। इसीलिए इनको गैस इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु के स्थिर धनायनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग से गति करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से अनियमित गति करते हैं। ठीक है, चूंकि धातु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं, धातु के परमाणु से ही कुछ इलेक्ट्रॉन अलग होकर मुक्त अवस्था में रहते हैं, अतः इन परमाणुओं को, ठीक है, अतः इन परमाणुओं पर क्या होता है? धन आवेश होता है। इन परमाणुओं पर धन आवेश होता है, इसीलिए इनको परमाणु न कहकर क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं। ठीक है, गति करते समय यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, अब जो है हम परिभाषा देंगे माध्य मुक्त पथ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, जैसे एक टक्कर हुई फिर एक टक्कर हुई तो दो टक्कर हो गया, तो दो टक्करों के बीच जो माध्य दूरी चली जाएगी उसी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तथा टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को, ये टक्कर होने में जितना समय लगा, तथा टक्करों के बीच के माध्य समयांतराल, ठीक है, टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दो टक्करों के बीच जो माध्य समय अंतराल आएगा उसे श्रांति काल कहते हैं। ठीक है,
तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, तथा टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को शांति काल कहते हैं। ठीक है, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा जो है प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है। ठीक है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है। ठीक है, प्रत्येक टक्कर के बाद दिशा बदलने के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग, यदि इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3, कामा डैश डैश un हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो? n हो, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? n हो, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n हो। ठीक है, उस कंडीशन में आपका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होगा, औसत ऊष्मीय वेग शून्य होगा, अर्थात u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटा n बराबर 0। औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3, un हो और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो औसत ऊष्मीय वेग बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। un प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बटा n बराबर 0। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। औसत ऊष्मीय वेग शून्य है, इसका मतलब धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का किसी भी दिशा में नेट ऊष्मीय प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अर्थात धातु में से गुजरता हुआ कोई काल्पनिक तल अगर मान लें, धातु में से गुजरता हुआ, यह हम एक धातु मान ले रहे हैं, इससे गुजरता हुआ एक अगर हम काल्पनिक तल मान लें, ठीक है, एक काल्पनिक तल ले लें, तो धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएगा। ठीक है, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है, अर्थात यदि हम धातु में से गुजरता हुआ एक काल्पनिक तल लें, तो जिस दर से इलेक्ट्रॉन इसमें से दाईं ओर से बाईं ओर गुजरेंगे, ठीक उसी रफ्तार से बाएं से दाएं की ओर गुजरेंगे, अर्थात नेट दर शून्य होगा। ठीक है, जितने रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे, उतने दर से इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, अर्थात नेट दर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इनके सिरों के बीच बैटरी लगा देते हैं तब क्या होता है? जब धातु चालकों के बीच सिरों पर बैटरी लगा देते हैं, उस कंडीशन में क्या परिवर्तन हो जाता है? यह तो नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन जब बैटरी लगाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी धातु तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यह कोई धातु तार का सिरा है, जब आप इस धातु के तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ देंगे प्लस माइनस, ठीक है, यह बैटरी का प्लस सिरा माइनस सिरा, यह धातु का सिरा हो गया AB, जब आप इस धातु AB को किसी बैटरी से जोड़ देंगे तब क्या होगा? तो जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। तार के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा? एक वोल्टेज स्थापित हो जाएगा। तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर के कारण क्या होगा? तार के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न
हो जाएगा। ठीक है, तो विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण, विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगने लगेगा। विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या होने लगेगा, एक बल लगने लगेगा, एक वैद्युत बल लगने लगेगा। ठीक है, तो जब आप किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र विभवांतर होने के कारण तार के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगने लगता है। ठीक है, अब यह बल जो है इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। लेकिन ठीक है, इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ता नहीं है। ठीक है, जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वह धातु के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तो तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर बल लगने लगेगा। बल के कारण वह इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, लेकिन वे बार बार धन आयनों से टकराने लगते हैं। उनका वेग लगातार बढ़ता नहीं है, ज्यों ही आगे बढ़ेंगे तुरंत धन आयन से टकरा जाएंगे। ठीक है, इन टक्करों में बैटरी से ली गई ऊर्जा को खोते रहते हैं। जब वो धनायन से बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है वह लगातार क्या होगी, खर्च होती रहेगी, और यह ऊर्जा हमें उष्मा के रूप में प्रकट होगी, जिससे क्या होगा, तार गर्म होने लगेगा। यह ऊर्जा हमें किस रूप में मिलेगा, उष्मा के रूप में मिलेगा, तार गर्म होने लगेगा। ठीक है, अतः बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का जो विभवांतर है वह इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति नहीं प्रदान करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ा नहीं पाता है, उसके रफ्तार को बढ़ा नहीं पाता है। जो ही वो आगे बढ़ता है तुरंत धनायन से टकरा जाता है, फिर आगे बढ़ता है तुरंत धनायन से टकरा जाता है। इससे जो बैटरी के द्वारा ऊर्जा मिलती है वह उष्मा के रूप में बाहर दिखाई देने लगती है, तार गर्म होने लगता है। ठीक है, अर्थात बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, एक तेज रफ्तार प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। क्या कर पाता है बैटरी, उच्च विभवांतर की ओर, जो तार में उच्च विभवांतर होगा उस दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग दे पाता है। ठीक है, वह नियत वेग कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यह सूक्ष्म नियत वेग जो है बैटरी प्रदान कर पाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ही दौड़ेंगे तुरंत धनायन से टकरा जाएंगे। यह टक्कर बार बार होगी, जिससे तार गर्म होने लगेगा। लेकिन ठीक है, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को तुरंत गति नहीं प्रदान कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार के लंबाई की दिशा में, तार के लंबाई की दिशा में उच्च विभव, तार के लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग, जो लगभग कितना होता है, वह लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ही दे पाता है, ही दे पाता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के, जो कि इलेक्ट्रॉनों के उष्मीय वेग
इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब बैटरी लगा दी जाती है तो बैटरी लगाने से विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी के द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वह इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, केवल इसके लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, वो भी किधर, उच्च विभव की ओर। उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है। और यह जो नियत वेग है वह इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह जो नियत सूक्ष्म वेग है इसी को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, अथवा अनुगमन वेग भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही विभवांतर दे पाता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ठीक है, इस सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है। ठीक है, यह वेग जो है इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होता है, हमने आपको बताया लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड यह इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग होता है। इसके ऊपर जो है यह सूक्ष्म वेग अप्लाई होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, उसकी तुलना में, ऊष्मीय वेग की तुलना में यह क्या है, बहुत धीमा वेग है। यह इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के सापेक्ष बहुत ही धीमा होता है। इलेक्ट्रॉन इस अपवाह वेग से तार के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इस सूक्ष्म वेग जो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है जिसे क्या कहते हैं, अपवाह वेग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसी सूक्ष्म वेग से इलेक्ट्रॉन जो है तार में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, अब जो है चूंकि तार में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं, तार में आवेश को ले जाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। चूंकि तार में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक हैं जिसके कारण तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है, तार में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है, तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऊष्मीय वेग के ऊपर यह अनुगमन वेग अप्लाई हो जाता है जो कि बहुत सूक्ष्म वेग है, जो कितना है, बहुत सूक्ष्म है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। यह वेग जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने लगता है और इलेक्ट्रॉन ही आवेश को ले जाता है, अतः धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यदि किसी धातु में ठीक है, किसी स्थान से t सेकेंड में, कितने समय में, t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों तो उस स्थान से t सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर NE। ठीक है, यदि किसी धातु में किसी स्थान से t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर हो, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहा हो, तो उस स्थान पर t सेकेंड में गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा,
तो कुल आवेश होगा Q बराबर NE, Q बराबर NE। ठीक है। अतः धातु में वैद्युत धारा कितनी होगी? अतः धातु में वैद्युत धारा, धातु में वैद्युत धारा I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T, और Q बराबर क्या है? NI, तो NI बटा T। ठीक है, तो धारा का मान कितना हो गया? I बराबर NI बटा T। ठीक है, तो आपने देखा कि यह बहने वाली धारा का मान है I बराबर NI बटा। किसी भी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही वैद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। किसी भी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही वैद्युत धारा का दिशा कहा जाता है। धातुओं में केवल ऋण आवेश का ही प्रवाह होता है। धातु में केवल ऋण आवेश अर्थात केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण धातुओं में वैद्युत धारा की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाह हो रहा है ठीक उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो धारा की दिशा इधर होगी। ठीक है, तो किसी भी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही वैद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह करता है यही आवेश वाहक होता है, अतः जिधर वैद्युत धारा की दिशा होगी उसके ठीक विपरीत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। तो यह था आपका माध्य मुक्त पथ के बारे में, शांति काल के बारे में और अपवाह अथवा अनुगमन वेग के बारे में। आपने देखा कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं और टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को शांति काल कहते हैं। ठीक है, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों के त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का विभवांतर जो है वह इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार के लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरों की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इसी सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अगली टॉपिक। तो आपने समझा माध्य मुक्त पथ क्या होता है, शांति काल क्या होता है और अपवाह वेग क्या होता है।